दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, दिग्गज नेताओं से करेंगे मुलाकात, उत्तराखंड के विकास पर होगी बात। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के चेहरे को लेकर मंथन जारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर बीजेपी ने ली चुटकी। सत्ता की कमान संभालने के बाद सीएम धामी ने अपना पहला राजनीतिक दौरा चंपावत का किया, सीएम के दौरे के बाद सियासी हलकों में चर्चा का बाजार गर्म। सीएम धामी ने नेपाल के संसदीय समिति के विधायकों और समन्वयकों से की मुलाकात, सीएम धामी ने कहा नेपाल के साथ हमारा था रोटी बेटी और भाईचारे का रिश्ता। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम तक दिल्ली पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड का सीएम बनने के बाद पहली बार उनका ये दिल्ली दौरा है। अपने दिल्ली दौरे को लेकर सीएम धामी ने कहा कि चुनाव में जनता ने बड़ा बहुमत दिया है, इस चुनाव की जीत में केंद्रीय नेतृत्व का बड़ा योगदान रहा है। सीएम धामी ने आगे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा योगदान इस चुनाव में रहा है। चुनाव के बाद एक तो औपचारिक तौर पर और दूसरे शिष्टाचार भेंट करने जा रहा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो, सभी यात्रियों के लिए यात्रा सुविधाजनक हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो, उसके लिए लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत आने वाले विभागों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। देखिए, चार धाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है, इसलिए सभी सड़कें उत्तराखंड की, चाहे जो ऑल वेदर में बनी है या भारतमाला श्रृंखला में बनी है या राज्य सेक्टर की सड़कें हैं, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों, हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। इसके लिए हमने आज पूरे लोक निर्माण विभाग की और हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कें बनी हुई हैं उन दोनों ही विभागों की समीक्षा की है। साथ में वन विभाग की भी समीक्षा की है, जो कि अग्निशमन कैसे हो, और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर बहुत जगह पर चीड़ के जंगलों में आग लग जाती है, उसको कैसे बुझाया जाए, गुलदार का जो आतंक है उसको कैसे कम किया जाए। साथ में भूस्खलन जो एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, हर बार आपदा आती है, आपदा के समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, उन सभी पर टास्क फोर्स बनाने के लिए, और विशेषकर जो छोटे बच्चों को गुलदार ले जाते हैं उसके लिए वन विभाग द्वारा कोई नई योजना बनाई जाए, उसके संबंध में आज यहाँ पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। और हमने कहा है कि निश्चित रूप से अगर इस पर जल्दी से जल्दी जो है उसकी कार्य योजना जो है वो लोग बना लें, और कहीं पर अगर कोई इस प्रकार के अधिकारी अगर जिम्मेदार पाए जाएंगे जहाँ पर भी हिला हवाली होगी तो उनको भी जिम्मेदार बनाया जाए। देखिए, हमारी सरकार का दो प्रकार की चीज़ों में मुख्य रूप से फोकस रहेगा, एक तो मितव्ययता और एक बिल्कुल पारदर्शिता, और इन दोनों पर भी, कहीं पर भी पारदर्शिता पर या मितव्ययता पर कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चुनाव अभियान यहाँ पर चला और पूरे चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ा उनका यहाँ पर योगदान रहा है। लगातार उनके निर्देशन में चला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों को लेकर, उनके विजन को लेकर हम उत्तराखंड की जनता के बीच में गए। उत्तराखंड की जनता ने हमको 2/3 बहुमत दिया, पहली बार एक मिथक तोड़ा है। तो मैं औपचारिक रूप से और एक तो शिष्टाचार भेंट करने जा रहा हूँ, उनका भी आशीर्वाद लूँगा और उनका धन्यवाद भी करूँगा उत्तराखंड। देखिए, कहीं पर भी जो भी अवैध इस प्रकार की चीज़ें होंगी वहाँ पर सरकार तुष्टिकरण के आधार पर कहीं काम नहीं करेगी, जहाँ भी काम करेगी राज्य के हित में और न्याय के अनुरूप करेगी। हमारा देखिए मूल रूप से पहाड़ी प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, और यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत ज़रूरत है, और विकास को अगर हम ले जाना चाहते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए सड़क जरूरी है। इसलिए हमने कहा कि मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा और हमारे अधिकारीगण भी, जब तक सड़क अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाएगी, अंतिम छोर तक नहीं पहुंच जाएगी, तब तक
उत्तराखंड में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के चेहरे को लेकर मंथन ही चल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर बीजेपी ने पार्टी पर चुटकी ली है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस गुटबाजी वाली पार्टी है और अपने नेता का चयन नहीं कर पा रही। वहीं कांग्रेस ने इस विषय का लेकर जवाब दिया है और कहा कि ये उनका अंदरूनी मामला है। कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, अंदरूनी मामला है। वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए, कब बनाए, लीडर ऑपोजिशन बनाए ना बनाए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन अगर उत्तराखंड के हित में हम बात करें और अगर हम हाउस की वर्किंग देखें, सदन का कोरम कब पूरा होता है? जब नेता सदन और नेता विरोधी दल के ना होने से कांग्रेस नेतृत्व विहीन है सदन के अंदर, और सदन के बाहर प्रदेश अध्यक्ष ना होने से कांग्रेस जो है मिसगाइडेड मिसाइल की तरह है। प्रीतम सिंह जी ने खुद जो है इस पर सवाल खड़ा किया है, और प्रीतम सिंह बहुत पुराने विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों में से हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा एक साथ होगी। अब चूंकि हमारा सदस्यता अभियान गतिमान है और 16 सितंबर 2021 से ये चल रहा है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी होता है, चुनाव होता है, और अभी हमारा ये जो दूसरा चरण चल रहा है, इसमें हम हर बूथ पर एक क्रियाशील सदस्य बनाएंगे। क्रियाशील सदस्यों के बीच में से ही ब्लॉक अध्यक्ष चुनकर आएगा। ब्लॉक अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्षों की बारी है, जिला अध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष का नंबर आएगा। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही बहुत जल्द हम अपना नेता प्रतिपक्ष भी जाहिर कर देंगे, घोषित कर देंगे। तो सत्ता में कौन है और नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये तय नहीं हो पाया है, और इसको लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर निशाना साधा है, जिसे अंदरूनी मामला बताकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास कांग्रेस की ओर से हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सत्ता की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना पहला राजनीतिक दौरा चंपावत विधानसभा क्षेत्र का किया। उनके इस दौरे को लेकर सियासी हलकों में चर्चा का बाजार गर्म है। आपको बता दें कि सियासी जानकार ये मान रहे हैं कि दौरे के बहाने मुख्यमंत्री चंपावत के सियासी नब्ज को टटोल रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री को अगले 6 महीने में किसी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ना है और जीतना है। उपचुनाव के लिए वो ऐसी सीट की तलाश में है जहां उनकी चुनावी राह निष्कंटक और सहज हो। धामी के खटीमा विधानसभा से चुनाव हारने से लेकर उनके मुख्यमंत्री बनने तक करीब आधा दर्जन विधायक उनके लिए अपनी सीट खाली करने का प्रस्ताव दे चुके हैं। इसमें एक नाम विधायक कैलाश गहतोड़ी का भी है। गहतोड़ी चंपावत विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अपना पहला राजनीतिक दौरा भी चंपावत का ही लगाया। यही कारण है कि उनके इस दौरे के चुनावी निहितार्थ टटोले जा रहे हैं। सियासी हलकों में ये भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री चंपावत से ही उपचुनाव लड़ेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री खेमे से जुड़े सूत्रों का मानना है कि चंपावत से सीधे चुनाव लड़ने की संभावना जताना अभी थोड़ी जल्दबाजी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल की संसदीय समिति के विधायकों और समन्वयकों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम धामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। सीएम धामी ने अपने ट्वीट में लिखा, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। हमारा उनके साथ रोटी बेटी, भाईचारा और पीढ़ियों दर पीढ़ियों का रिश्ता है। हमारा रिश्ता और अच्छा बने, मैंने उनसे इन्हीं विषय पर बातचीत की। नेपाल की संसदीय समिति के विधायकों और समन्वयकों से मुलाकात के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दोनों पक्षों के रिश्ते और कैसे बेहतर हों, इस पर बातचीत हुई है और इसके लिए कई तरह के सांस्कृतिक आयोजन भी एक दूसरे के सहयोग से किए जाएंगे। देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल के अंतिम सत्र में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अली अब्बास जफर, गीतकार प्रसन्न जोशी और वरिष्ठ पत्रकार सतीश शर्मा ने संवाद किया। उन्होंने उत्तराखंड में फिल्म उद्योग की संभावनाओं, राज्य के अब तक के सफर पर विस्तार से बात की। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम की शानदार प्रस्तुतियों के साथ 3 दिवसीय देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल का समापन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में साहित्य, कला, शिल्प को लेकर विशेष रुचि है लोगों की और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों का विशेष सम्मान होता है। कार्यक्रम का समापन उत्तराखंड ग्रोथ ए डेकेड सत्र के साथ हुआ, जिसमें विशेषज्ञों ने दशक में प्रदेश के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर चर्चा की।
इस सत्र में उनके साथ प्रसिद्ध कवि और लेखक प्रसून जोशी और फिल्म निर्देशक अली अब्बास जफर और संपादक गढ़वाल पोस्ट सतीश शर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने अब तक कई विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है, जिसमें सभी राज्यों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। उत्तरकाशी में उस समय हड़कंप मच गया जब डूंडा देवीधार के पास धरासू में उत्तरकाशी की तरफ से आ रहा एक डंपर अनियंत्रित होकर देवीधार के पास रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में वाहन में सवार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन में एक चालक ही सवार था। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तराखंड में तब हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति का शव संदिग्ध स्थिति में कार में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि मृत व्यक्ति का टीबी का इलाज चल रहा था। हालांकि मौत के कारणों के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। कोविड काल में स्वास्थ्य विभाग में तैनात किए गए उपनल संविदा कर्मियों ने उनकी सेवा समाप्त किए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। साथ ही नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने विरोध जताया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार से सेवा विस्तार और समायोजन की मांग की। कर्मचारियों ने उन्हें फिर से बहाल न किए जाने पर सरकार से जवाब मांगा। इधर उत्तराखंड में 12 से 14 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगवाने में पहाड़ के लोग आगे हैं। पर्वतीय जिलों की तुलना में मैदानों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। चमोली जिले में लक्ष्य के सापेक्ष 89.6% बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि हरिद्वार जिले में मात्र 9.3% ऐसे आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन दी गई है। प्रदेश में 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हुआ था। इस आयु वर्ग के 3.92 लाख बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में लक्ष्य के सापेक्ष 33.4% बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। बच्चों के टीकाकरण में पर्वतीय जिले आगे हैं। बागेश्वर जिले में 81.5% बच्चों को पहला डोज लग चुका है। मैदानी जिले हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर पर्वतीय जिलों की तुलना में पीछे चल रहे हैं। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह मरतोलिया का कहना है कि प्रदेश में बच्चों को लगने वाले वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सभी जिलों को 4 लाख से अधिक डोज दी गई है। पर्वतीय जिलों में बच्चों के वैक्सीनेशन में अच्छा काम किया जा रहा है। हरिद्वार जिले में पहले से ही बच्चों को अन्य टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, जिससे वहां पर कोविड टीकाकरण कम हुआ है। प्रदेश में स्कूल खुलने के बाद अब कोविड टीकाकरण में गति आएगी। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने देहरादून स्थित ISBT का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान औचक निरीक्षण से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने बताया कि उन्होंने संकल्प लिया है कि जब से उनको परिवहन मंत्रालय मिला है, वो लगातार परिवहन को घाटे से उबारने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। इसके लिए नियमित बैठकें की जा रही है, प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिवहन में चाहे ड्राइवर हो या फिर अधिकारी, सभी ऊर्जावान हैं। उनमें केवल ऊर्जा बनने की कमी है। उन्होंने कहा कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से कोविड-19 के चलते परिवहन करोड़ों के घाटे में चला गया, उसे उबारने के लिए वो संकल्पबद्ध हैं। परिवहन मंत्री का दायित्व मिला है। मैंने रोडवेज परिवहन निगम की समीक्षा की है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, कोविड की वजह से कई अन्य वजह से रोडवेज घाटे में है। कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही हैं, पेंशन नहीं मिल रही हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। तो मेरा एक प्रयास है कि जब तक रोडवेज की स्थिति ठीक ना हो, रोडवेज की हम इनकम न बढ़ा सकें, तब तक रोडवेज की स्थिति ठीक होने वाली नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का कि 105 करोड़ रुपए की धनराशि अभी जारी हुई है, उससे कुछ हम घाटा पाटने की कोशिश।
उत्तराखंड में रविवार को 12 घंटे में 8 स्थानों पर जंगल में आग लगने की घटना हुई। गढ़वाल में 7 और कुमाऊं में 1 जगह जंगल में आग भड़की। इस दौरान करीब 4.5 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है, जबकि 10,000 रुपए से अधिक की आर्थिक क्षति का आकलन किया गया है। मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि और आपदा प्रबंधन निशांत वर्मा ने बताया कि रविवार को गढ़वाल में आरक्षित वन क्षेत्र में आग की 7 और कुमाऊं में 1 घटना सामने आई। कुल 8 घटनाओं में 4.75 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस आग सीजन में वनाग्नि की अब तक 167 घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि 214 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। जंगल में आग की घटनाओं के बाद अब तक करीब 6 लाख से अधिक का नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जंगलों को आग से बचाए रखने में ग्रामीणों और राहगीरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी दौरान अगर किसी को भी जंगल में कहीं आग लगे दिखाई दे तो संबंधित रेंज कार्यालय, डीएफओ कार्यालय और आपदा कंट्रोल रूम को तत्काल इसकी सूचना दें, ताकि समय रहते जंगल की आग पर काबू पाया जा सके। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल का तार टूटने से पुल पर आवाजाही बंद हो गई है। बता दें कि लक्ष्मण झूला के पास ही बजरंग सेतु नए पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी बीच लक्ष्मण झूला पुल का एक तार टूट गया, जिसके चलते लक्ष्मण झूला पुल पर आवाजाही को तत्काल रोक दिया गया है। रविवार की दोपहर लक्ष्मण झूला पुल पर अचानक उस समय हड़कंप मच गया जब टिहरी और पौड़ी जिले को जोड़ने वाले विश्व विख्यात लक्ष्मण झूला पुल की विंड तार अचानक टूट गई। इसके टूटते ही पुल से गुजर रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना मुनिकीरेती थाना प्रभारी को दी गई। थाना प्रभारी रितेश शाह सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और पुल से आने जाने वाले यात्रियों को वहीं रोक दिया। वहीं 13 जुलाई 19 को लोगों की आवाजाही के लिए ये पुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद भी लोगों की आवाजाही उस पुल पर लगातार जारी रही। गनीमत रही कि तार टूटने के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता आरिफ खान ने जानकारी दी कि पुल के पास बजरंग सेतु का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी बीच लक्ष्मण झूला पुल के विंड तार के निकल जाने की सूचना मिली। उन्होंने कहा कि इस विंड तार को निकाला ही जाना था, हालांकि ये अपने आप निकल गई। उन्होंने कहा कि पुल पर आवाजाही एक बार फिर से बंद कर दी गई है। फिलहाल लक्ष्मण झूला पुल का तार सही होने पर ही आवाजाही शुरू हो पाएगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में उस समय हड़कंप मच गया जब मानसिक अवसाद से जूझ रहे कोतवाली क्षेत्र के भरत विहार में रहने वाले एक युवक ने आत्मघाती कदम उठाया और अपने 3 साल के बेटे के साथ चीला शक्ति नहर में कार उतार दी। साथ ही युवक ने अपनी जान देने की कोशिश की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही आनन फानन में एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाया। पिता पुत्र का कोई अता पता नहीं चला है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने कहा कि सुनील बंसल निवासी अपने पुत्र अर्चित बंसल और पोते राघव बंसल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे हैं। सुनील बंसल ने कहा कि शनिवार शाम को अर्चित अपने बेटे राघव को कार से लेकर कहीं चला गया। उन्होंने बताया कि अर्चित न्यायिक परीक्षा पास नहीं कर पाया था। परीक्षा में लगातार विफलता हाथ लगने के कारण वो काफी परेशान था। पुलिस ने जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि अर्चित आत्महत्या करने की बात कहते हुए घर से निकला था, जिसके बाद पुलिस को एक कार के शक्ति नहर में डूबने की जानकारी मिली, जिसमें अर्चित सवार था और आत्महत्या करने की कोशिश की। एसडीआरएफ की टीम की ओर से लगातार तलाश की जा रही है। चारधाम यात्रा शुरू होने में महज 26 दिन शेष हैं। बावजूद इसके अभी तक चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी नहीं दिखाई दे रही। इसी कड़ी में चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने नगर निगम के सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के अफसरों से एक-एक कर फीडबैक लिया गया। मौके पर पिछली बैठक के दौरान दी गई तारीख बीतने के बाद भी कई अधिकारी गायब दिखे। जिम्मेदारी पर खता उतरने को लेकर वो तैयार नहीं दिख रहे हैं। इस पर गढ़वाल आयुक्त ने अपनी नाराजगी जताई है। खासतौर पर एनएच और बीआरओ के आपसी सामंजस्य की कमी भी देखने को मिली। अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए कई अधिकारियों ने 1 महीने का समय मांगा। इस पर गढ़वाल आयुक्त ने साफ कहा कि यात्रा शुरू होने में 26 दिन रह गए हैं।
और अधिकारियों को 1 महीने का समय चाहिए। गढ़वाल आयुक्त ने 15 दिनों में संबंधित विभागों को अपनी अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। चेतावनी भी दी कि अगर 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले नहीं मिली और किसी अधिकारी का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ मिलता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, पिछले माह जब हमने बैठक की थी तो 31 मार्च तक का समय, लगभग 1 माह का समय, 1 माह से अधिक का समय दिया था। तो कुछ विभागों की स्थिति अभी चिंताजनक थी, तो हमने आज फिर उनको सचेत किया है कि वो जल्दी से अपने कार्य में लगें और आपसी समन्वय से ये। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के विधायक और लोक निर्माण, पर्यटन, धर्म, स्व संस्कृति सतपाल महाराज विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में पहली बार पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय लोगों ने सतपाल महाराज का भव्य स्वागत किया। सतपाल महाराज ने सतकुली, खैरसाना, द्वारी खाल और जयहरी खाल के ग्राम खैरा, गवाना, बंदूण, कोटा, दुधार खाल, कांडई, धेरुआ स्थानों पर पहुंचकर मतदाताओं से भारी मतों से जीत दिलाने के लिए आभार व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीणों की तरफ से उठाई गई समस्याओं का जल्द हल निकालने का वादा भी किया। जीत के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे सतपाल महाराज का ढोल दमाऊं के साथ भव्य स्वागत किया। ज्ञापित किया गया और महाराज जी की ओर से जनता को जो है उनसे धन्यवाद दिया गया। उनकी ओर से जितने भी तमाम योजनाएं जो अधूरी पड़ी हुई थी पिछले सरकार में, उनके लिए उनके द्वारा कमिटमेंट किया गया है कि उसको शीघ्रातिशीघ्र पूरा करेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए नियमित रूप से तत्पर रहेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ गुजारिश करेंगे जो छूटे हुए कार्य हैं, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से उन कार्यों को अपने स्तर से पूरा करेंगे। जनता ने और कार्यकर्ताओं ने जो है दिन रात संघर्ष करके कमल खिलाया है। मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और केंद्र के जो हमारे नेता हैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने लोक निर्माण विभाग और पंचायती राज जैसे भारी भरकम विभाग मुझे दिए हैं। उसके अंदर निश्चित रूप में हमने त्रिस्तरीय विकास के लिए हमने जो है आदेश दिए हैं और खाली जो पद हैं वो भरे जाएं, जिससे कि हमारे बेरोजगार बच्चों को जो है रोजगार। पौड़ी जिले के बिलकेदार पौड़ी रोड की हालत खस्ता हो चुकी है। यहाँ सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे हादसों को दावत देते हैं। इन गड्ढों में अक्सर वाहन चालक और पैदल चलने वाले शिकार बनते हैं, जिसके कारण लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से रेलवे विभाग के बड़े बड़े ट्रक और भारी मशीनें जाती है, जिसके कारण सड़क की ऐसी दुर्गति हो गई है। दिन भर यहाँ से पहले तो धूल के गुबार उड़े करते थे, दूसरी तरफ बड़े ट्रकों के कारण अब गड्ढों पर भी होकर आना जाने को वो मजबूर हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि पैदल चलना भी दूभर हो गया है। लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की गई। जनासू में जो कार्य चल रहा है रेलवे का, उनका सड़क का संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुआ है कि उनके द्वारा उसमें काफ़ी सारी स्थिति खराब हो गई है और उसमें धूल मिट्टी का भी समस्या जनता को हो रही है। उनको तत्काल उसके लिए कार्य करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है और उसमें उनसे वार्ता भी की जा रही है कि उसमें पानी का छिड़काव नियमित रूप से करें और जो भी सड़क खराब हुई है उसकी तत्कालिक मरम्मत जो है तत्काल रूप से करने के निर्देश दिए जाएंगे। और आप देख रहे हैं रोड की कंडीशन क्या, अगर कोई मरीज हो तो सर श्रीनगर पहुँचने से पहले ही मर जाएगा वो, जिस हिसाब से रोड की कंडीशन है। और ये कंडीशन तब से है जब से रेलवे का काम चालू हुआ है। ठीक है सर, देखिए आप कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, देखिए आप। और मैं सर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ। आईटीओ साहब अगर मेरी गाड़ी रोकेंगे कहेंगे गाड़ी की कंडीशन क्या है, पर आप इस रोड की कंडीशन देखिए ना सर पहले कि क्या है, उसके बाद आप मुझसे बात कीजिए कि गाड़ी की कंडीशन क्या है। अगर इस रोड पे अगर कोई गाड़ी चलाएगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी सर, आप ही देखिए। ये गड्ढे दिखाइए ज़रा आप इनको। ये सड़क जो है कीर्तिनगर से खंदूखाल मार्ग जो है लगभग 5 किलोमीटर लंबा है और ये बहुत बढ़िया। पहले यहाँ पर पेंटिंग थी, अच्छा मार्ग था और कोई धूल नहीं थी। लेकिन जब से यहाँ पर रेलवे का काम शुरू हुआ है, L&T इनकी सहायक कंपनी है, अन्य भी है, इन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े ट्रॉले यहाँ से जाते हैं, दिन रात जाते हैं, रात को भी जाते हैं, आधी रात को भी जाते हैं। और उन ट्रॉलों के जाने से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और गड्ढों के बीच में जो है पानी रुकता है। यहाँ पर हमारे लगभग 3 विद्यालय यहाँ पर है और सारे बच्चे यहाँ से आवागमन करते हैं। उन बच्चों के ऊपर कीचड़ उछलता रहता है दिन रात और कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। और ये एक एप्लीकेशन है ये वाली कि जल्द से जल्द इस रोड का या डामरीकरण स्टार्ट करें
या पुनः इसे बनाने की जो भी हैं शीघ्र से कष्ट करें इसका, क्योंकि अब छोटे छोटे बच्चे लेके आते हैं झटके ले के बच्चे, और इसके झटके में अगर गर्दन में कोई बात हो गई तो कौन जिम्मेदार रहेगा? प्रशासन जिम्मेदारी लेगा इन चीज़ों की क्या? ये यहाँ पे जब से रेलवे का और ये पिटकुल का काम चला है, पिटकुल ने केवल अपना काम हवाई हो करके यहाँ पे छोड़ दिया है, उसके बाद रोड का ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेलवे का काम चल रहा है, इतने हैवी डंपर चल रहे हैं यहाँ पे, रोड देखो जहाँ ना कहीं गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं। जिस हिसाब से रोड की स्थिति है तो बहुत ही बेकार स्थिति में रोड चल चुकी है यहाँ पे। खास तौर पर ये जो दुपहिया वाहन है इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक रोड है तो सबके लिए ही। और ये रोड काफ़ी पहले से ये बिल्कुल जर्जर हालत में है, कहीं पे खड्डे हैं, मतलब कुल मिलाकर ये है कि रोड की हालत बहुत बुरी है, बिल्कुल दुर्घटना की होने की बहुत पूरी संभावना ही है यहाँ पे। यहाँ तो अगर कोई पेशेंट को लाएंगे तो पेशेंट मर जाएगा गाड़ी में ही, जब तक हम उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे तब तक तो गाड़ी में ही मर जाएगा, क्योंकि रोड इतनी ख़राब है। जहाँ हमें पहले हम 20 मिनट में पहुँचते थे, अब हमें 40-45 मिनट में श्रीनगर पहुँचा जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से आप? हम तो प्रशासन से ही निवेदन करेंगे कि इस रोड को जल्द से जल्द सही करवाएं। किन कारणों से ये रोड ख़राब हुई है? ये सर जब से रेलवे का काम शुरू हुआ है, LNT का काम शुरू हुआ है, सारी धूल है, पूरे घास भी खराब हो चुकी है अगल बगल सारी। उधम सिंह नगर के किच्छा में हथियारबंद दबंगों ने कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला किया। घटना में कांग्रेस नेता गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में घायल हुए नेता को उधम सिंह नगर के किच्छा में हुए हमले में घायल नेता को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। इस हमले में 1 दर्जन से ज्यादा हथियारबंद अपराधियों द्वारा अंजाम देने की जानकारी सामने आ रही है। घटना तब की है जब किच्छा के रोडवेज बस स्टैंड पर व्यापारी नेता गुलशन सिंह अपनी कार को खड़ी कर रहे थे। मौके पर पहुंचे दबंग ने गुलशन सिंह पर लोहे के रॉड और तलवार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर आक्रोश फैलता नजर आया। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। हमारी मांग है कि हमारे व्यापारी भाई के संग बहुत गलत हुआ है और अचानक उन पर हमला किया गया है, जो कि बहुत निंदनीय है। और हम पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जिन्होंने ये घटना की है, जो ये गलत काम किया है, तत्काल उन्हें पकड़ा जाए। अगर उनको पकड़ा नहीं जाता तो हम इसी प्रकार धरने बैठेंगे और कल हम बाजार बंद का आह्वान करेंगे। आज दोपहर के बाद गुलशन सिंधी पे रोडवेज वर्कशॉप के अंदर हमला किया गया।